तो हमारे चैप्टर को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जी, सबसे पहले सेक्शन 128 बात करता है कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह केप्ट की जाएंगी कंपनी के द्वारा। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क होता है। द आंसर इज़ हाँ, बहुत भयंकर फ़र्क होता है। कैसे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है आपके लेजर, आपके कैश बुक, आपके सेल्स एंड परचेज बुक्स, ये सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेट में आपके आता है बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉर्मली किसी को दिखाया नहीं जाता, ये सीक्रेट है। वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का एक ओपन डॉक्यूमेंट है जिसे कोई भी जाकर कंपनी की वेबसाइट पे जाकर या फिर इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाकर कोई भी जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब सवाल उठा मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से बुक्स कंपनीज रखेगी और कहाँ पर रखेगी। तो लॉ कहता है एवरी कंपनी प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कीवर्ड है जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इन शब्दों को मार्क करके इनके आसपास के शब्दों को जोड़कर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। बट जिनकी इंग्लिश मैं कहता हूँ वो खुद जानते हैं कि भगवान मालिक है, तो फिर जो भी कॉपी में लिखा हुआ है एज इट इज याद करना फिर तो तुम। ठीक है ना। हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मेंटेन करना पड़ेगा क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स, और कौन से बुक्स एंड पेपर्स हो सकते हैं भाई साहब, कंपनी के मिनट्स। हमारी इंग्लिश तो कईयों की ऐसी होती है ना कि मिनट्स को भी हम माइन्यूट्स पढ़ते हैं, तो इसलिए जिनकी ऐसी वाली इंग्लिश है समझ गए होंगे। जो भी डेटर को डेबिटर पढ़े समझ जाना कि हाँ किस कैटेगरी में है, बोलो ना हाँ। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या क्या रखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स यानी कि मिनट्स, वाउचर्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर फाइनेंशियल ईयर की, और ये इस तरीके से रखने पड़ेंगे कि विच गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ओहो, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच ऑफिस। तो यानी कि ब्रांच ऑफिस की बुक ब्रांच पे नहीं रहेगी, रहेगी बाबा रहेगी, परंतु रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रहेगी, यानी कि उसकी एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रहेगी। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, यहां लगता है बार बार, बोलो ना हाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर लॉ कहता है ये बुक्स अक्रूवल बेसिस पे रखी जाएंगी। मैं कहता हूं कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मैं कहता हूं 100% शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास हो गया कि भैया हम कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। लॉ कहता है लगाओ कान के नीचे एक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे शेयर होल्डर भी मिलकर अगर रेजोल्यूशन पास कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल पे ही रहेगी। ठीक है जी। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे रखी जाएगी, तो यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू, डबल एंट्री सिस्टम, एक्रूवल सिस्टम, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। चलिए कंपनी में की बुक्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया, ये टॉपिक जब सीए फाइनल में था तो ये वाला क्लॉज एग्जामिनर का फेवरेट क्लॉज था। इनफैक्ट 5 बार अगर क्वेश्चन आता था तो 3 बार सीए फाइनल में इसी पे आता था। पर जब से सीए इंटर में टॉपिक आया अभी तक इस पे सवाल नहीं आया। पता नहीं क्यों, वो क्या सोच रहा है कि इंटर वाले क्या है, इंटर वाले क्या है, क्यों नहीं पढ़ सकते वो इसे। तो बड़ी सीधी सी बात है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी किसी और प्लेस पर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर सकती है? हाँ, किसी भी और प्लेस पे कीजिए, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कीजिए और AOC 5 के अंदर ROC को विद इन 7 डेज इस बात की इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हमारे बोर्ड ने डिसीजन दे दिया है और हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है ना, बस बड़ी सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ द बुक्स, क्या बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखी जा सकती हैं? द आंसर इज यस। क्या मतलब है, घर के बिजली के मीटरों में वो होंगी या बिजली की तारों में क्या बुक्स होंगी? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो, मतलब जो ऐसे करके खुल जाता है लैपटॉप और आपका डेस्कटॉप। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रूल नंबर 3, मुझे आशा है कि रूल नंबर तो आपको याद रहेगा नहीं, तो इसलिए केवल इतना याद रख लेना कि कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी बुक्स बना सकती है, मगर शर्त यह है क्या कि वो एक्सेसिबल इन इंडिया रहनी चाहिए। ओ अच्छा यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में बनाओ, इंडिया के सर्वर पे बनाओ, जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों सर, ये 21वीं सदी का भारत है भाई, 21वीं सदी का तो है, मगर हमारे पास हमारा सर्वर नहीं है। अभी सर्वर है IBM जैसे, वो बड़े बड़े सर्वर। हमारे यहाँ एक ही सर्वर है हैदराबाद में, ह्यूग्स नाम की कंपनी का एक, तो वो इतना ज्यादा फुली इक्विप्ड शायद नहीं होगा जितना IBM का। तो इसलिए लॉ मेकर ने सोच विचार करके ही लिखा होगा
कि जो बड़े बड़े सर्वर हैं बुक्स तो उन पे मेंटेन होगी, बट वो एक्सेसिबल इन इंडिया, मतलब उनको इंडिया में देख पाए, ये ध्यान रख लेना, और ऐसा हो पाए कि उनका बैकअप जो है वो इंडिया के किसी सर्वर पर ले पाए, यानी कि इंडिया का सर्वर बैकअप के रूप में रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदेश में मेंटेन होंगी, पॉसिबल है। बट क्या इंडिया में मेंटेन कर दें तो कोई दिक्कत है? लॉ कहता कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें तो मतलब बस करो, रुलाओगे क्या? और इंडिया के सर्वर पे मेंटेन करो, अच्छी बात है, बट बाहर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिबल रहनी चाहिए, बैकअप रहना चाहिए। बैकअप कब लेंगे? यहां पे देख के लगता है पीरियोडिक बेसिस, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। पीरियोडिक बेसिस का मतलब है क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। फिर कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी क्या क्या चीजें? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सर्वर। ये ऐसे लिख रहे हैं जैसे आरओसी को बड़ा समझ होगी इन चीजों की कि ये वाला सर्वर हम यूज कर रहे हैं। अरे बस चलिए, तो क्या क्या लिखवाना पड़ेगा? सर्वर का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल IBM। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या है? वो आईपी आता है ना तुम्हारा, जो आता है यूं करके, जब यूं करके ओपन करते हैं वही लैपटॉप, तो आईपी एड्रेस आता है। लोकेशन, कहां पे हो? वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर आर मेंटेन ऑन द क्लाउड, सच एड्रेस आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड मतलब क्या? बादलों में रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बादलों में रखी है क्या? ना, क्लाउड का मतलब वो जो होता है यार, वो, अरे वो जो होता है क्या है जिसपे वो फाइलें सेव करते हो। समझ आई बात? ऐसा लग रहा है ITS में पढ़ा रहा हूं। चलिए, समझ आ गई बात? चलिए, फिर कहता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू द ब्रांच ऑफ द कंपनी। ओह, अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भैया ब्रांच की बुक्स भी रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगी, हाँ, मगर ब्रांच की बुक ब्रांच में भी होंगी, हाँ, चाहे ब्रांच इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, मगर उनकी एक समराइज रिटर्न, जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच में हुई है उनकी एक समराइज रिटर्न पीरियोडिक बेसिस पे बनाकर रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजी जाएगी। मतलब पीरियोडिक बेसिस पे। पीरियोडिक बेसिस का मतलब अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, सुधीर कहता है आज बड़े एनर्जी में हो भाई, जिम में गया हूं, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कराई है उसने, पूछा मत। अरे मेरी टांगे ऊपर थी, मैं नीचे था, कितनी देर तक तो मुझे पता नहीं लगा। हाँ जी, पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, सेक्शन 128 सबसेक्शन 3, पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट। तो क्या मतलब? इंस्पेक्शन का राइट सबको अवेलेबल है? कोई भी आड़ा तिरछा आते हुए मोहल्ले से चंदू पंदू कोई भी आके कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट झांक के जा सकता है? ना, नहीं, ये इंस्पेक्शन का राइट मेंबर्स को नॉर्मली नहीं मिलता, बाहर वालों को भी नहीं मिलता। ये सर पिछली क्लास में 94 में आपने कहा था मिलता है मेंबर्स को। अबे वो रजिस्टर ऑफ मेंबर था, डिबेंचर होल्डर को वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर था, ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। समझ आया? चलिए, तो ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगी, यस, किसके द्वारा? किसी भी डायरेक्टर के द्वारा। कब? ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तो डायरेक्टर के द्वारा ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि डायरेक्टर भी अगर इंस्पेक्ट करना चाहता है तो बिजनेस आवर्स में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे छापा मार रहा हो, ठीक है ना। इंस्पेक्शन राइट्स टू मेंबर, क्या मेंबर को भी इंस्पेक्शन राइट्स है? देखो जी, ऐसा है कि वैसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, पर हां कभी कभी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा है जी कि इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी जो है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे तभी तो होल्डिंग सब्सिडरी बनी होगी। तो सब्सिडरी के शेयर खरीदने पे होल्डिंग कंपनी जो है, क्या सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकती है? द आंसर इज यस, कर सकती है। यानी कि मेंबर है होल्डिंग और वो इंस्पेक्शन कर सकती है। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी को छोड़ दो, बाकी जगह पर क्या मेंबर्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं कंपनी का? बाकी जगह पर देखो, नॉर्मली लॉ कहता है नहीं, नॉर्मली लॉ कहता है नहीं, बट अगर कुछ ना लिखा हो आर्टिकल में, कुछ भी नहीं लिखा आर्टिकल में, तो फिर आर्टिकल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे कहते हैं टेबल एफ। अगर आर्टिकल साइलेंट होता है तो टेबल एफ अप्लाई हो जाती है वहां पर।
अब सवाल उठा इंस्पेक्शन राइट्स टू मेंबर्स। आर्टिकल में आपके कुछ लिखा नहीं है। नॉर्मली कंपनियां लिखती हैं कि हम राइट ऑफ इंस्पेक्शन मेंबर्स को नहीं दे रहे, नॉर्मली कंपनियां ये लिखती हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो टेबल एफ अप्लाई हो जाएगा। टेबल एफ में एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 89, जो कहती है कि मेंबर को भी इंस्पेक्शन का राइट हम दे देंगे, मेंबर को भी इंस्पेक्शन का राइट हम दे देंगे अगर ये इंस्पेक्शन का राइट मेंबर को मिलता है। कहां से? लॉ के द्वारा, या फिर बोर्ड के द्वारा, या फिर जनरल मीटिंग के द्वारा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बोलो ना हाँ। अगर ये मेंबर का राइट इस तरीके से मिलता है, ठीक है जी। फिर आता है जी मेरा रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। सब रूल छोड़ देना, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 भी ध्यान ना रहे तो कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 लिख देना बस, ठीक है जी। हमने अभी बात की कि अगर मान लीजिए सर्वर आउटसाइड इंडिया है तो बैकअप पीरियोडिक बेसिस पर लिया जाएगा। फिर हमने ब्रांच ऑफिस की बात की कि अगर ब्रांच इंडिया या आउटसाइड इंडिया है तो बैकअप पीरियोडिक बेसिस पे लिया जाएगा। अब ये बार बार पीरियोडिक बेसिस जो आया वो पीरियोडिक बेसिस का मतलब क्या है? रूल नंबर 4 कंपनी अकाउंट्स रूल्स का बताता है कि देखो जी, कोई भी चीज जो बाहर है आउटसाइड इंडिया, उसको जब समराइज रिटर्न भेजी जाएगी तो वहां पीरियोडिक बेसिस का मतलब होगा क्वार्टरली इंटरवल, यानी कि जो चीज इंडिया के बाहर है। अब एक बात सोच के देखो, फटाफट कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो ब्रांच की डिटेल, जितनी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल क्वार्टरली बेसिस पे आएगी। अगर आपका सर्वर आउटसाइड इंडिया है, कुछ भी इंडिया के बाहर है, तो उसका क्वार्टरली डिटेल आएगी, क्वार्टरली बैकअप आएगा। अगर आपकी ब्रांच विद इन इंडिया है तो फिर कब आएगा? ये रूल उस पर लगे नहीं रहा। ये रूल केवल तब लगता है जब कुछ इंडिया के बाहर है, कुछ इंडिया के बाहर है। यानी कि अगर ब्रांच इंडिया के अंदर है तो फिर पीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक है, डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब वो मंथली भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, और वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, जब मर्जी हो सकता है। क्या ईयरली भी हो सकता है? ईयरली भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते, यानी कि वो लॉ मेकर ने उस चीज को छुआ ही नहीं है। तो जब छुआ ही नहीं तो जरूरी है हम बिजली के मीटर में हाथ डाल डाल के अपने आप को झटके लें? तो मजे क्या लेने, बस छोड़ो आगे। वेयर एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, यानी कि अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंट्री जो है वो इज रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर कहता है कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन कंपनी की ब्रांच जो आउटसाइड इंडिया है उससे रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर क्या करेगा डायरेक्टर? हाँ जी, डायरेक्टर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कंपनी को। डायरेक्टर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कंपनी को। क्या कंपनी को फिर इस रिक्वेस्ट के बेसिस पर उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? क्या कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी अगर डायरेक्टर ने मांगी तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना डायरेक्टर नाना पाटेकर बन जाएगा। मतलब अच्छा है, अच्छा है, समझ गए ना? चलिए, तो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक आ रही है ये, जिस पे क्वेश्चन आराम से बन सकता है। क्या? मान लीजिए डायरेक्टर उसने कहा जी मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपनी ने कहा आके देख ले। उसने कहा मैं आ नहीं सकता, चल नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे हो गई है गंभीर बीमारी, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो अब क्या करूं मैं? तो इसलिए मुझे तो स्ट्रेचर पे लाया जाएगा, मगर मुझे देखनी है इंफॉर्मेशन, देखनी है इंफॉर्मेशन। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अबे पाइल्स वालों, नालायकों, तुम क्या? शिव 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 शिव, हे भगवान, अभी गंगा स्नान करता हूं, शिव शिव शिव, हे भगवान। हाँ जी आगे। तो अब हुआ क्या? डायरेक्टर ने कहा मैं जी स्ट्रेचर पे आऊंगा और मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे बिहाफ पर सब कुछ मुझे दिखाता जाएगा। या क्या अलाउ है? क्या ये चीज अलाउ है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यह चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। और बोलो ना हाँ, नहीं अलाउ, नहीं अलाउ। ठीक हो गई इतनी बात? तो यानी कि कोई भी डेलीगेशन अलाउ नहीं है। अब यहां पर एक और ट्विस्ट है। वो क्या? देखो जी, ऐसा है
ये बात लिखी है आउटसाइड इंडिया के लिए कि अगर डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो कंपनी को 15 दिन में देनी पड़ेगी, परंतु डेलीगेशन अलाउ नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है और एग्जामिनर आपके मजे लेने की चेष्टा इस तरीके से कर सकता है कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मांगता है इन रिलेशन टू एनी ब्रांच लोकेटेड इन इंडिया, तो बताइए उसका डेलीगेशन कर सकता है कि नहीं। अब मैं आपको कहता हूं कॉमन सेंस यूज करना और कुछ नहीं करना। कॉमन सेंस यूज करना, बताइए क्या डायरेक्टर को ब्रांच विद इन इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डेलीगेशन अलाउ करूं या ना करूं? द आंसर इज नहीं, क्योंकि मोस्ट कॉमन सेंस यही बनती है। लॉ मेकर ने हालांकि लिखा नहीं है, ये और बात है, सीए फाइनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंटर में एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखना, अभी तक आया नहीं है, ये और बात है कि अगर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मांगता है विद इन इंडिया से रिलेटेड तो वहां पे भी डेलीगेशन अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। डेलीगेशन की जब बात ही नहीं है तो डेलीगेशन हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंप्लॉइज टू कॉपरेट। हाँ जी, अगर मान लीजिए डायरेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो इंप्लॉइज आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने मांगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इंप्लॉय कह रहा बजाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, जी कितने पीरियड का आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह मेंटेन करनी है? लॉ कहता है जो करंट ईयर है उसके अलावा प्लस 8 प्रीवियस ईयर्स, यानी कि करंट ईयर प्लस 8 प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, आगे किस चीज का डेलीगेशन? अबे पूरी रामायण सुन ली, पूछ रहा है सीता किसका बाप था? डेलीगेशन देखने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का, नालायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा करंट ईयर प्लस 8 प्रीवियस ईयर, अगर कंपनी को जन्म हुए ही 8 साल नहीं हुए, कंपनी का जन्म हुए ही 8 साल नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर प्लस जितने ईयर का कंपनी का जन्म है उतने साल के। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब इन्वेस्टिगेशन चलती है जिन सेक्शंस के अंदर, वो है सेक्शन 210, सेक्शन 212, सेक्शन 213, सेक्शन 216, सेक्शन 219, इनमें से कोई भी आपके सिलेबस में नहीं है। मैं स्टाइल मार रहा हूं ये दिखाने के लिए कि मैं सीए फाइनल का टीचर हूं, समझ गए ना। आपने स्टाइल नहीं मारना, तो यानी कि हमारे सिलेबस में कोई इनमें से है नहीं। बट इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बिजनेस है, उसमें फ्रॉड की संभावना हो। जैसे फॉर एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस, फ्रॉड की संभावना है कि नहीं है? कांड कर दिया उसने तो जो करना था, समझ आया। कंपनी लाइक आओ आओ 251 में स्मार्टफोन ले जाओ, फ्रॉड की संभावना है या नहीं? बिल्कुल है। फिर उसके बाद और बोलो, और ऐसी कौन सी कंपनियां और हो सकती हैं जो आपने पास्ट में देखी है? एक कंपनी हुआ करती थी जो कहती थी कि हाँ जी हम चंदन का पेड़ बेचने के लिए आए हैं, 5,000 रुपये में चंदन का पेड़ खरीदो, 15 साल बाद 10 साल बाद 15 लाख रुपए ले लो। कैसे हो जाएंगे 5 के 15 लाख? कंपनी ने कहा हम चंदन का पेड़ उगाएंगे, पेड़ उगेगा तो महंगा बिकेगा, लाखों में बिकेगा, 15 लाख आपके बाकी हमारे। टिम्बर वर्ल्ड नाम की कंपनी। अब ये कंपनियां हैं क्या? अगेन ये फ्रॉड करने के लिए बनाई गई हैं। तो ऐसी कंपनियों पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है। सत्यम इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल से ज्यादा भी रखी जा सकती है। जैसे सत्यम की अभी पिछले साल डिस्ट्रॉय की गई है, तो यानी कि 2008 से लेकर 2021 13 साल तक रखवाई गई है। ठीक है। हाँ, अनुराधा वाला भी, कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वह डबल होता है। चलिए, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड द पेनल्टी। देखो जी, इसकी पेनल्टी जरूर याद करनी है, दोबारा बोल दूं, इसकी पेनल्टी जरूर याद करनी है। चले, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? एमडी साहब, WTD इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस। WTD जिन्हें याद ना हो, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस। CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द डायरेक्टर, यानी कि जिस भी डायरेक्टर को डेलीगेट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये सब पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनको इंश्योर करना पड़ेगा। मिनिमम 50,000 से पेनल्टी लग सकती है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पहले यहाँ इम्प्रिजनमेंट थी, अब इम्प्रिजनमेंट अमेंडमेंट के बाद हट गई है। पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी, WTD फुल फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में मार्क्स देगा, समझ नहीं आएगा क्या है। तो इसलिए पंगे मत लो जिंदगी से बेटा, ये जो ढंग से लिखोगे ना तो सीए बन जाओगे गलती से, और अगर बन गए तो करोड़ों करोड़ों में खेलोगे। मगर जिंदगी में इरादा ही इतना है कि करोड़ों में नहीं खेलना, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो फिर तो आराम से WTD का क्या, मैं TD लिख के आऊं या फिर D लिखाओ,
ठीक है ना, आराम से लिखो, फिर तो जिंदगी क्या सुकून की जिंदगी है। रोज सुबह गुलाब के फूल सूंघ के खड़े हो जाओ और डी लिख के आओ, वहां सीईओ को भी एफओ लिखाओ, ठीक है ना, बस फिर तो जिंदगी जिंदगी है बस, और क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129, 128 खत्म होता है, 129 शुरू होता है। क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी। अच्छा, अब आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने तो बैलेंस शीट, माने तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। चलिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल, पहली बात ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, किसका, स्टेट ऑफ अफेयर्स का, स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है ना। आगे, आप सुनाई नहीं दे रहे, वाह, मैं थोड़ी तेज और बोलूं ना तो बिना माइक के घर तक आवाज आ जाएगी, इतनी तेज बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, किसका, स्टेट ऑफ अफेयर्स का। ऐसी होनी चाहिए जो एएस को कंप्लाई करे। ओके, हाँ जी, अफेयर्स का मतलब बिल्कुल ठीक बेटा, मतलब जो दिमाग में आ रहा होगा ना वो नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अत्री बेटा वो नहीं है, शुद्धिकरण करो दिमाग का, फिर इसका पता लगेगा बिजनेस, ठीक है। और शैल बी इन शेड्यूल नंबर 3। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए, पहली बात एएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, दूसरी बात शेड्यूल 3 के अनुसार होनी चाहिए, तीसरी बात ट्रू एंड व्यू फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना हाँ। चलिए और आगे बढ़े। अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनी। देखो जी, कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो खुद ही चौधरी बन सकती हैं, यानी कि वो अपना कुछ अलग फॉर्मेट निकाल सकती हैं। जैसे अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ते भी होंगे, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है जी, और एनी अदर कंपनी जिसको इस कैटेगरी में डाल दिया सरकार ने, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे फिर जब आपको सेक्शन 102 पढ़वाया गया था ऑर्डिनरी बिजनेस, तो उसमें सबसे पहला ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ करता था कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबसे पहला बिजनेस हुआ करता था। तो इसका मतलब होता था कि जब एजीएम होगी तो मेंबर के सामने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी जाएगी और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मेंबर्स की अप्रूवल ली जाएगी। ये सबसे पहला बिजनेस हुआ करता था, यानी कि मेंबर्स के सामने एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले की जाएगी, ले मतलब रखी जाएगी। द आंसर इज यस। एट एवरी एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ले करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो जी ऐसा है, एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, एक कंपनी है एसोसिएट कंपनी, एक कंपनी है जेवी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी। लॉ कहता है जब होल्डिंग कंपनी, अब आप फाइनेंशियल बनाओगे तो फाइनेंशियल आप दो तरीके के बनाओगे, एक अपने खुद के जिसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन, अकेले अपने दम पे खड़े होकर, और दूसरा बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंसोलिडेटेड करूंगा तो H प्लस S प्लस A प्लस J सबकी मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बना के रेडी करूंगा। अब मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट होता है सर, इसका फायदा क्या है, देखो जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो या ना करनी हो, इसे कॉल ली जाती है कंसोलिडेटेड पढ़ के, कंसोलिडेटेड। यूएस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इतिहास की एनरॉन, टेलीकम्युनिकेशन जाइंट जिसे कहा जाता था, इतिहास में इकलौती ऐसी कंपनी जिसे बेस्ट इनोवेटर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड का इनाम मिला। फिर एग्रेशन दिखाया, ईगो ज्यादा दिखा दी और लॉस मेकिंग कंपनियों को संसार में टेक ओवर करना शुरू किया, डूब गई कंपनी। पर जब ये डूबी 2001 में, स्टैंड अलोन में प्रॉफिट था, कंसोलिडेटेड में लॉस था। इसका मतलब सारी कैपिटल तो खत्म हो चुकी थी, ये कंसोलिडेटेड से पता लग रहा है। तो हमें तो यही देखना है ना कि कंसोलिडेटेड में फिगर क्या है। लॉस था, $40.1 बिलियन की बैंकरप्सी हुई थी संसार की। अब तुमने फिगर सुन के कहा होगा वो बड़ी होगी शायद, ये नहीं पता हुआ है कितनी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज 15 बिलियन नहीं है, चलिए वो 40 बिलियन थी। आगे बढ़ते हैं। Where a company has its subsidiary, has one or more subsidiary or associates,
तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी बनाएगी, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपनी सब्सिडरी और एसोसिएट के साथ बनाएगी, बिल्कुल सेम फॉर्म एंड मैनर में जैसे वो अपनी बनाती है। अच्छा, अपनी कैसे बनाती है? एएस के अकॉर्डिंग। अपनी कैसे बनाती है? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। अपनी कैसे बनाती है? ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हुए। यही बात अभी दी थी ना। अपनी कैसे बनाती है? बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे बनाती है, याद है ना। मगर एक्रूअल बेसिस भी यहां आएगा? नहीं आएगा सर, वो तो 128 में लिखा ना एक्रूअल बेसिस। बेटा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए लिखा है, ये बातें ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि सर एक्रूअल बेसिस डबल एंट्री सिस्टम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए है। तो यहां एक्रूअल नहीं, यहां पर आएगा एएस प्लस शेड्यूल 3 प्लस ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए, आपकी गर्दन अब दिखाई देने लगी है बेटा, मैंने थोड़ा सा ऊपर फोल्ड किया ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया गर्दन को, तो इसलिए पहले मैंने नीचे किया हुआ था गर्दन को। अब चले आगे, चले। सीएफएस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एजीएम के अंदर सभी मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। आगे, कंपनी इसके अलावा अपनी सब्सिडरीज के ऊपर एक स्टेटमेंट देगी हर सब्सिडरी के ऊपर, जिसे एओसी 1 कहते हैं, जो कि सब्सिडरीज के मेन फीचर्स बताएगी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक हो गई इतनी बात। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी शेड्यूल 3 का पालन करके बनेगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए ही बनेगी। यहां तक बताओ जी, कोई भी दिक्कत? ठीक है जी। तो सेक्शन 129 के अंदर कथा को और आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो अब यहाँ पर ना एक रूल नंबर 6 आता है, कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल 2016 का ये रूल है, जिसका नाम है रूल नंबर 6। और ये क्या कहता है? कहता है जी, एज पर द कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल नंबर 6 2016, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं किया जाएगा कंपनी के द्वारा अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाएं। अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाएं तो फिर कोई भी कंसोलिडेशन नहीं होगा। अच्छा जी, कौन कौन सी कंडीशनें हैं जो पूरे होने पे कोई भी कंसोलिडेशन नहीं होगा? देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है। मान लीजिए पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ चढ़ना है, अब मेरे और मेरे छोटे पोपली में से कोई भी चढ़ ले, बात एक ही है। तो बताइए मैं क्या चाहूँगा, कि मैं चढ़ूँ या मेरा छोटा पोपली चढ़े? ऑब्वियसली मैं कहूँगा नहीं नहीं, अरे तू छोटा बच्चा है भाई, डैडी चढ़ेंगे, डैडी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे छोटे पोपली के कंधों पे प्रेशर आए, इसलिए उसके कंधों का प्रेशर भी बाप होने के नाते मैं अपने कंधों पर लेना चाहूँगा। ठीक है ना। तो ये बाप की पहचान होती है, ये पिता की पहचान होती है। ठीक है। तो अब हुआ क्या? लॉ कहता है एस लिमिटेड हम तुम्हें एग्जम्पशन दे सकते हैं, हम तुम्हें एग्जम्पशन दे सकते हैं अगर कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। पहला, तुम्हारे मेंबर्स, कौन से मेंबर्स? एक तो मेंबर एच लिमिटेड होगा तुम्हारा, तभी वो होल्डिंग बना है, उसको छोड़ दो, तो बाकी बचे सभी मेंबर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वगैरह सब कुछ, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं भी है वो भी सब इंक्लूड कर दो। सभी के सभी मेंबर अपनी कंसेंट दे देते हैं अगर, तो अभी सभी मेंबर अपनी कंसेंट दे दें तो ठीक है। दूसरी बात एक और है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एच लिमिटेड जो है ना, वो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही रही है, यानी कि एच लिमिटेड तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही रही है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तीसरी बात एक और है। तीसरी बात क्या है? एस लिमिटेड तुम ना तो लिस्टेड हो, ना तो तुम हो लिस्टेड, और ना ही इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, यानी कि तुम प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं हो और ना ही तुम लिस्टिंग हो, तो यानी कि ना तो तुम इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ना फिर लिस्टेड। ठीक हो गई इतनी भी? अच्छा, कहाँ पर? इंडिया में भी या इंडिया के बाहर कहीं भी। तो अगर 3 शर्तें पूरी हो गई तो एस लिमिटेड हम तुम्हें एग्जम्पशन दे सकते हैं। एग्जम्पशन किससे देंगे हम तुम्हें? कंसोलिडेशन से। तो एस लिमिटेड हम तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एग्जम्पशन दे सकते हैं अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो। चले, no consolidated financial statement by the company if it meets the following conditions. Okay, पहला,
या तो अगर ये सब्सिडरी कंपनी है किसी और कंपनी की और इसके बाकी मेंबर होल्डिंग को छोड़कर उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है राइटिंग में, तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा राइटिंग में कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, और उन्होंने अपनी नो ऑब्जेक्शन दे दी है। अच्छा, इन्फॉर्म तो राइटिंग में किया जाएगा, बट उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन कैसे आएगी, नहीं लिखा, तो वो ओरल भी आ सकती है। द आंसर इज ये। दूसरा, सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड नहीं है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है किसी एक्सचेंज में, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर। तीसरा, इसकी अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है विद द आरओसी विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। तो यानी कि इसकी होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दी है, इसकी होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दी है। ठीक होगी इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी ऑल द प्रोविजन शैल अप्लाई फॉर द कंसोलिडेशन एज वेल, मतलब जितने प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजन है इस एक्ट के, फॉर एग्जांपल ट्रू एंड फेयर व्यू, फॉर एग्जांपल शेड्यूल नंबर 3, और बोलो फॉर एग्जांपल अक्रूवल बेसिस, और बोलो फॉर एग्जांपल डबल एंट्री सिस्टम, ये सारे के सारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी अप्लाई हो गए और उनका ऑडिट भी होगा। ओके, डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका मतलब है कि कंपनी अगर मान लीजिए किसी रीजन से तुम किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर पाए, दोबारा बोलता हूं, अगर कंपनी तुम किसी रीजन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन नहीं कर पाए तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं कर पाए, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तुम पालन नहीं कर पाए, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंपनी तुम्हें ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है जी। सेक्शन 128 का डिफॉल्ट हुआ तो उसके अंदर हमने पेनल्टी देखी थी, 129 में भी डिफॉल्ट हुआ तो वहां पे भी पेनल्टी है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पेनल्टी याद कर लो, क्योंकि मोर और लेस सेम है सिवाय इम्प्रिजनमेंट के छोड़कर, बाकी सारा आप देखोगे लैंग्वेज सेम है, पेनल्टी का अमाउंट सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा 129 को भी याद कर लेना, पेनल्टी को भी। उसके बाद आता है मेरा अगला सेक्शन जिसका नाम है रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑन द कोर्ट और द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट ऑन द कोर्ट्स और द ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या कहता है, सेक्शन 130। देखो जी, हुआ क्या कि अगर मान लीजिए इस सेक्शन की खोज हुई किसके कारण, ऑल थैंक्स टू सत्यम के कारण इस सेक्शन का खोज हुआ। वो कैसे खोज हुआ, देखो जी, हुआ क्या कि सत्यम में इन्होंने क्या किया था, फर्जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी, फर्जी इनकम जोड़ी हुई थी, एक्सपेंडिचर को जानबूझ के अवॉइड किया गया था ताकि प्रॉफिट ऊपर आए। सर हमने ये तो सुना है कि प्रॉफिट नीचे रहे बट प्रॉफिट ऊपर रहे, ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे रीज़न ये था कि जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, शेयर का प्राइस अच्छा रहेगा, तो इससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए कंपनी ने फ्रॉडुलेंट बुक्स बनाई, ज़बरदस्त ढंग से कंपनी ने अपने मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट को जो रेम्यूनरेशन मिलती है ना वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के रूप में मिलती है, लॉ में लिखा है 11%। तो अगर मान लीजिए 2000 करोड़ का प्रॉफिट है तो 220 करोड़ की रेम्यूनरेशन दी जा सकती है। तो कंपनी ने वही ज़बरदस्त रेम्यूनरेशन भी दी ताकि शेयर होल्डर को लगे सब कुछ नॉर्मल है। अब जब सत्यम डूबी तो पता लगा भैया ये तो बहुत ह्यूज कमीशने खा के बैठे हैं और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट सारे फर्जी हैं। तो फिर अब हमारे पास कंपनी लॉ में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो कि इन फर्जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा रीस्टेट करने की बात करे। इसके लिए पहली बार सेक्शन 130 कंपनीज एक्ट में डाला गया और उसने क्या कहा, कहता है जी ट्राइब्यूनल के पास ये ऑर्डर है कि अगर उसके पास कोई भी कंप्लेन फाइल कर दे, कोई भी कंप्लेन फाइल की जाती है या एप्लीकेशन फाइल की जाती है, किसके द्वारा एप्लीकेशन फाइल की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, सेबी के द्वारा, किसी भी और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा या किसी भी और कंसर्न पर्सन के द्वारा। दोबारा बोलता हूं, एप्लीकेशन अगर फाइल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा, सेबी के द्वारा, किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा और एनी अदर कंसर्न पर्सन के द्वारा, और ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा टू द इफेक्ट डेट, कोर्ट यह ऑर्डर देता है, क्या इफेक्ट देता है कि अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, जो पहले जो अकाउंट्स आपने बनाए थे वो सब फ्रॉडुलेंट मैनर में थे, वो सब फ्रॉड थे, सब क्या थे? फ्रॉड। और अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा पढ़ो जी।
अगर ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल जाती है इन लोगों के द्वारा जिसमें कहा जाता है कि ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं फ्रॉडुलेंट मैनर से बनाए गए हैं, आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो मेरे साथ, और कंपनी का अफेयर्स जो कंपनी का बिजनेस है कंप्लीटली मिसमैनेज है, जिसकी वजह से डाउट अराइज होता है ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पर डाउट अराइज होता है, तो क्या होगा जी, ट्राइब्यूनल टू सर्व नोटिस टू द एप्लीकेंट। तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, नोटिस सर्व करेगा किसको, सीजी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सेबी को, अदर स्टैट्यूटरी बॉडी को और पर्सन कंसर्न को, और फिर उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी अपने कंसिडरेशन में लेगा, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने कंसिडरेशन में लेगा, और फिर अकाउंट्स को रिवाइज करने का ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। चले, पीरियड फॉर विच सच ऑर्डर में भी इशूड। हाँ जी, कितने पीरियड के लिए ऑर्डर इशू किया जा सकता है? लॉ कहता है, बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं कितने टाइम तक के अकाउंट्स कंपनी अपने पास मेंटेन रखती है, पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर तक के। तो ये ऑर्डर भी कितने टाइम का पास हो सकता है? 8 फाइनेंशियल ईयर तक का। अच्छा, क्या ये पॉसिबल था कि कंपनी 8 साल से ज्यादा के अकाउंट्स बनाए? हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। सिमिलरली क्या डायरेक्शन दी जा सकती है कि 8 साल से ज्यादा के अकाउंट्स का ये जो ऑर्डर है वो पास किया जा सके? आंसर इज यस, आंसर इज यस। ठीक हो गई इतनी बात। तो अगर ज्यादा समय के हैं तो ज्यादा समय वाला भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 131। अब 130 और 131 में फर्क क्या होता है ये गौर करना जरा। देखो जी, 130 में ना कंपनी की कंप्लेन हुई है। दोबारा बोलता हूं, सेक्शन 130 में कंपनी की कंप्लेन हुई है और 131 के अंदर वॉलेंटरी रिवीजन हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। 130 में कंपनी की कंप्लेन की गई है और 131 में वॉलेंटरी रिवीजन हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी अगर अपनी इच्छा से वॉलेंटरी रिवीजन करवाना चाहे, अच्छा तो किस किस का कर सकती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी कर सकती है और बोर्ड रिपोर्ट का भी कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर होती है? सेक्शन 129 में। और बोर्ड रिपोर्ट कहां पर होती है? सेक्शन 134 में। ठीक है, तो अगर डायरेक्टर को किसी भी वक्त लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट कंप्लाई नहीं कर रही है या तो 129 को या 134 को, तो फिर वो रिवाइज करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या फिर रिवाइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी रिवाइज करवा सकते हैं। ओके, कब तक? पिछले 3 साल में कभी भी, पिछले 3 साल में कभी भी, पिछले 3 साल की भी, आफ्टर ऑब्टेनिंग। पर ये रिवीजन कब होनी चाहिए? आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल। और कंपनी ये ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगी कि सर हमसे गलती हो गई है, गलती ये हुई है। ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा और ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन की जानकारी किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और उनका व्यू भी कंसीडर किया जाएगा। और फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल रिवीजन अलाउ कर सकता है। ठीक है, अच्छा, सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में केवल एक से ज्यादा बार आप रिवीजन नहीं कर सकते, मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, उसके बाद डिटेल रीजन फॉर रिवीजन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट इन द ईयर सच रिवीजन टेक प्लेस। ठीक, यानी कि जिस पार्टिकुलर ईयर में आप रिवीजन करने जा रहे हो ना, उसी पार्टिकुलर ईयर के अंदर आपको बताना भी पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि इस ईयर का हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिवीजन किया है, और रिवीजन क्यों किया है उसका रीजन भी आपको वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? स्कोप ऑफ रिवीजन, जब रिवीजन होगी तो किस लेवल तक जाकर होगी? दोबारा बोलता हूं, जब रिवीजन होगी तो रिवीजन किस लेवल पे जाकर होगी? अब ये भी देख लेते हैं। कहता है जी, जहां पर कॉपीज ऑफ द financial statement or reports have been sent out to members or delivered to the registrar or laid before the company in the GM, तो रिवीजन मस्ट कन्फाइन टू, रिवीजन किस लेवल तक की होगी? क्या करेक्शन है? बड़ी सीधी सी बात है, क्या करेक्शन हुआ है, मतलब करेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बोर्ड रिपोर्ट में क्या करेक्शन हुआ है, क्या करेक्शन है, और इस करेक्शन की वजह से चेंज क्या क्या हुए हैं, इस करेक्शन की वजह से चेंज क्या क्या हुए हैं। दोबारा बोलता हूं, क्या करेक्शन है और इस करेक्शन की वजह से अब चेंज क्या क्या हुए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात? आगे फिर आता है जी मेरा अगला सेक्शन,
जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाफरा। नाफरा कौन है? नाफरा वो है जो बस आ गया और जिसने आईसीआई की पावर को अंडरमाइन करने की एक अटेम्प्ट किया है। बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस लिए? एएस और एसए के लिए। एएस और एसए के लिए। अभी तक एएस और एसए बनाने की पावर किसके पास थी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास थी। हम भी छाती ऐसे 150 इंच करके चलते थे कि अब बेटा देख बेटा बाइक गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब क्या हुआ? वो गाड़ी की चाबी भाई से ले ली गई है कि आज के बाद एएस हो या एसए हो, गाड़ी कौन चलाएगा? नाफरा चलाएगा। गाड़ी नाफरा चलाएगा तो फिर आईसीआई क्या करेगा? बस कार में बैठा रहेगा। ठीक है ना? चले ना। टैक्सेशन तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है ना, तो टैक्सेशन में थोड़ा टांग अड़ाएगा। कल को तुम सारी जगह नाफरा को थोड़ा घुसा दोगे। नाफरा क्या करेगा? नाफरा रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ जी, कि ये एएस बनाने की जरूरत है या ये एसए बनाने की जरूरत है। फिर देखेगा कि इनका पालन हो भी रहा है कि नहीं। सबसे खतरनाक तीसरी ड्यूटी है, वो क्या? कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर दूरबीन से नजर रखी जाएगी। ये रहा पोपली, देखिए देखिए पोपली क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, देख पकड़ के कहां जा रहा है। क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएटेड, कि ये स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं कि नहीं। और अगर जरा से भी राह से भटके, जरा सा भी राह से भटके तो नाफरा फटकार लगाएगा कि अरे यार ये आदमी फिर भटक गया। समझे? आगे परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी परफॉर्म्ड। तो इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाफरा की। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? नाफरा की। क्लियर हो गया? इतना बढ़ सकते हैं? चले नाफरा। नाफरा में कौन कौन आता है? नाफरा में एक आते हैं चेयरपर्सन साहब। नाफरा में आते हैं चेयरपर्सन साहब। अच्छा, ये कौन होने चाहिए? पर्सन्स ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग एक्सपर्टाइज इन द अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। इनका इन चीजों में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अपॉइंट कौन करेगा इन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15 एंड सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15। यानी कि चेयरपर्सन साहब आपका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और आपके अलावा कितने लोग आएंगे? नॉट एक्सीडिंग 15, मतलब आपके अलावा 15 लोग और आ सकते हैं। आपके अलावा 15 लोग और आ सकते हैं। अब इन 15 में कौन आएंगे? पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, फुल टाइम मेंबर भी होंगे। यानी कि इन 15 के अंदर पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, फुल टाइम मेंबर भी होंगे। द आंसर इज यस। ओके, चेयरपर्सन साहब और मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन देंगे कि मम्मी कसम खा के कहते हैं कि हमारा कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। अगली बात, चेयरपर्सन साहब और मेंबर जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, चेयरपर्सन साहब और मेंबर जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है विद नाफरा शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म। किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं होने चाहिए चेयरपर्सन साहब और फुल टाइम मेंबर। यानी कि पार्ट टाइम मेंबर एसोसिएट हो सकते हैं, द आंसर इज यस, बट डिक्लेरेशन उन्हें भी देनी पड़ेगी कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उस फर्म का मामला यहां पर नहीं है। आगे, नाफरा के पास पावर क्या है? नाफरा के पास पावर क्या है? ये नाफरा की पावर है इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब? मैं यहां पर हूं, मेंबर हूं नाफरा के अंदर और मेरी फर्म का मामला यहीं पे चल रहा है और उस मामले के अंदर मैं सुनवाई में मैं ही बैठा हूं जिस फर्म का मैं पार्टनर हूं। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चले। तो नाफरा की पावर इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखो जी नाफरा साहब, आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, या तो आप सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस पे कर सकते हो। किन मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? प्रोफेशनल और मिसकंडक्ट के। फॉर एग्जांपल, मैंने ऐड दे दी अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, फ्रंट पेज की ऐड थी, यहां हर प्रकार के रिटर्न भरने का काम सुविधाजनक किया जाता है। अबे क्या कर रहा है पोपली? चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित पोपली, ये क्या कर रहा है पोपली? ये हो क्या रहा है? क्या ये गलत नहीं है? इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं, इनकम टैक्स रिटर्न बनवाएं।
अपना इंश्योरेंस हमसे फ्री करवाएं। ठीक है, ये नालायक कौन है, इसको सीधा करो। हाँ जी, इसको रिपोर्ट करो। ये कौन है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। बताओ, क्लास के अंदर कह रहा है फाइंड योर परफेक्ट मैच। हे भगवान, अबे क्लास से, क्लास मैं भी कहूं क्लास की स्ट्रेंथ क्यों आज कम हो गई। ये जब से मैसेज पढ़ा आधे तो वहां निकल लिए होंगे, इसको ब्लॉक करो। चलिए आगे। तो नाफरा के पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की, सुओ मोटो या फिर रेफरेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पर, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट में। ये जो मैंने अखबारों पे ऐड दे दी, ये मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, ये जो मैं दीवारों पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, रिटर्न भरवाएं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भरवाएं, वरना ना भरवाएं। क्या ये गलत नहीं है भाई? हमारे यहां ऑडिट का काम बड़ा तसल्ली बख्श किया जाता है। अबे वेल्डिंग कर रहा है क्या, या ऑडिट कर रहा है, क्या कर रहा है हैं? कल को ये भी लिख दे कि यहां ऑडिट के साथ गैस खट्टे डकार की दवाई दी जाती है, कल को ये भी लिख दे, तो क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है? है, बिल्कुल है। तो फिर तो इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गई बात? चलिए आगे। प्रोवाइडेड कोई भी और इंस्टीट्यूट और बॉडी, ले आईसीआई को दूर कर दिया यहां से। अरे मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, हाँ जी, shall initiate or continue any proceeding where NAFRA has initiated। अगर नाफरा आ गया तो बाकी सब पीछे, नाफरा आ गया तो बाकी सब पीछे। नाफरा के पास वो समस्त पावर होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है। नाफरा के पास वो समस्त पावर होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं। और सिविल कोर्ट के पास कौन सी पावर है? जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में लिखी हुई है। तो दोबारा बोल देता हूं, नाफरा के पास वो समस्त पावर होंगी जो कि सिविल कोर्ट में लिखी गई हैं। और सिविल कोर्ट के पास कौन सी पावर है? जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में लिखी गई है। ओके, 4 तरीके की पावर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में होती है। किसी को भी बुलवाना, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड हिज एग्जामिनेशन ऑन ओथ। किसी को भी बुलवाना, पेशी करवाना और उसका एग्जामिनेशन, शपथ दिलवा के उसका एग्जामिनेशन करवाना। इंस्पेक्शन करवाना किसी बुक्स, रजिस्टर्स या अदर डॉक्यूमेंट का। इशूइंग द कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। मान लीजिए भाई, मैंने कहा जी समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को बुलाया, वो झूठ बोल गया, डॉक्यूमेंट मंगवाए, वो भी झूठे आ गए, तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स का या गवाहों का फर्दर एग्जामिनेशन किया जा सकता है। यस, इशूइंग फर्दर कमीशन फॉर एग्जामिनेशन। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स एंड पेपर्स। तो ये 4 तरीके की पावर होती हैं। फटाफट रिकॉल करो। पहला, किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी इन्फोर्स करना अटेंडेंस, एंड उसका एग्जामिनेशन करना शपथ दिलवा के। मैं कसम खाता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये वाली कसम। फिर डिस्कवरी करना, वर्ड है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या? अमेजोन के जंगल में चले जाएं, ढूंढ के लाएं। एंड प्रोडक्शन क्या? मशीनों में लग जाएं। अबे डिस्कवरी का मतलब होता है ढूंढना, प्रोडक्शन का मतलब पेश करना, ढूंढ के पेश करो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट, अगर वो मिल नहीं रही है तो। इंस्पेक्शन के लिए, अगर मिल रही है, आपके पास ही है, तो इंस्पेक्शन के लिए लेके आना। और फिर अगर गवाह सच बोलने को तैयार नहीं है तो उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना। बात समझ आ गई? चले, अगर मान लीजिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव हो गया तो, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव हो गया तो पेनल्टी लगेगी। इंडिविजुअल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर पेनल्टी है कितनी? इंडिविजुअल मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 गुना ऑफ फीस। बताओ, मतलब फीस आई है नहीं, पहले ही ले जाओ पेनल्टियों के रूप में। मुझे लगता है एक प्रस्ताव आएगा, अब ऐसे आएगा आने वाले फ्यूचर में ना, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पे एक प्रस्ताव लिखें, सीए गरीब प्राणी है, ये जितना कमाता नहीं उसका पेनल्टियों में दे देता है। ऐसे ही प्रस्ताव बनाना पड़ेगा। और क्या इतनी पेनल्टी लगा दी यार, मतलब कमाल हो गया। इन केस ऑफ फर्म 5 लाख और 10 गुना ऑफ फीस। आज तक लगी नहीं है किसी और पे, ये और बात है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट हमारा साथ जरूर देता है। अरे सीए इंस्टीट्यूट पता है सीए इंस्टीट्यूट कौन है? मैं बताता हूँ ना सीए इंस्टीट्यूट कौन है। जैसे भगवत गीता में वो थे ना हमारे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को एक बार घमंड हो गया था। अर्जुन माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्हें घमंड हो गया था अर्जुन को। उसने कहा, श्री कृष्ण जी को कहा अर्जुन ने देखा सबको पिल दिया मैंने। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा नीचे उतर, चल 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 नीचे उतर। जैसे नीचे उतरा अर्जुन, धड़ाम से रथ फट गया।
अर्जुन ने कहा भाई ये क्या हो गया? श्री कृष्ण ने कहा बेटा, जब तक मैं था तब तक ये रथ सुरक्षित रहा, मेरे उतरते ही देख ले कर्ण के बाणों में कितनी शक्ति थी कि रथ का ये हाल हो गया। समझे? सिमिलरली जब तक आईसीआई था तब तक सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरक्षित थे, क्योंकि वो कर्ण रूपी बाण जो भी आते थे उन्हें आईसीआई अपनी छाती पे ले लेता था। पर फिर भी हम पीछे खड़े खड़े नारे लगाते थे, आईसीआई ऐसा है, आईसीआई वैसा है। आईसीआई ने कभी कुछ कहा नहीं, वो हमारे बाण अपने ऊपर लेता रहा। समझ आई बात? तो वो संस्था थी आईसीआई, मतलब है संस्था है। आगे, डिबारिंग द मेंबर्स और फर्म्स, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन से उसे हटा दिया गया ना, तो इसलिए हाँ जी, डिबैरिंग द मेंबर्स और फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ। तो अब बेटा नहीं, अब तुम ऑडिट नहीं कर सकते। कितना? 10 साल तक। अबे 5 साल सीए बनने में लगे, 10 साल की डिग्री हो गई, तो 15 साल जिंदगी के यूं ही निकल गए। बताओ तो रह क्या गया अब जिंदगी में? आगे, एनी अदर पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द नाफरा में अपील फाइल कर सकता है। किसको? नाफरा के ऊपर अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा, उसको अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकता है। ठीक है जी। आगे, नाफरा से रिलेटेड रूल्स क्या हैं? दूसरे शब्दों में नाफरा कहां कहां अप्लाई होता है, ये रूल्स ये बताते हैं। ठीक हो गई इतनी बात?